Okay. Yeah, let's look at this approach, everyone. Okay, what we need to do is we need to write the level 5 answer. हमें level 5 का आंसर लिखना है. लेवल 5 के आंसर में हमें क्या कुछ करना होगा? We need to be able to explain both the sides of the issue. हमें दोनों sides of the issue बताने होंगे, हमें multiple reasons को explain करना होगा. उसके बाद जाके हम evaluation लिखेंगे और evaluation लिखते वक्त भी we need to make sure that whatever we are writing is accurate according to the contextual knowledge. Contextual knowledge के हिसाब से facts और figures की mistakes में नहीं होनी चाहिए. One of the reasons behind the failure of the Khilafat movement was the breakdown of Hindu-Muslim collaboration. Since 1990, the combined protests by both the communities were applying more pressure on the British government. As the Muslims were numerically less, they depended upon the Hindus' support. However, when Gandhi called off the non-cooperation movement due to violence at Chauri Chaura, the backbone of Khilafat movement was broken and the Muslims felt betrayed as they could no longer persuade the British. आंसर लिखने का तरीका देखें बेटा, एक पैराग्राफ की कंस्ट्रक्शन को गौर कर लो. मैं कितने पास पेपर करवा पाऊं, कितने नहीं करवा पाऊं, आई डोंट नो दैट. सही है, तुम कितना समझ सको कितना नहीं समझ सको, बट एटलीस्ट ट्राई टू लर्न टू राइट द आंसर. कम से कम इतना जरूर सीख जाओ कि आंसर को लिखना कैसे है. मैंने अपने आंसर को स्टार्ट किया. वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट के फेलियर के बहुत सारे रीजन है. उनमें से एक रीजन क्या है? उनमें से एक रीजन है ब्रेकडाउन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. उनमें से एक रीजन है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी ब्रेक हो गई थी. 1919 ऑनवर्ड्स मुसलमान और हिंदू मिलकर प्रोटेस्ट करते थे. ब्रिटिश के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता था. मुसलमान क्योंकि कम थे तादाद में, आबादी में, तो वो डिपेंड करते थे हिंदूज की सपोर्ट पे. लेकिन जब गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, चौरी चौरा इंसिडेंट में, जहां पर गांधी के फॉलोअर्स वायलेंट हो गए, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, 21 पुलिसमैन को मार दिया. उसके बाद खिलाफत मूवमेंट की बैकबोन टूट गई क्योंकि गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था. बगैर मुसलमानों से मशवरा किए, बगैर मुसलमानों से पूछे, मुसलमानों को ऐसा लगा जैसे मुसलमानों को धोखा दे दिया गया है, और इसी की वजह से अब मुसलमान अंग्रेजों के ऊपर परसुएजन नहीं कर सकेंगे. सो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट. अब ये वन साइड ऑफ द इशू, टू साइड्स ऑफ द इशू इस तरह से लिखा हुआ था. तो मैंने पहले पैराग्राफ में क्या बताया है? मैंने बताया है ब्रेकडाउन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. सही है, मैंने बता दिया ब्रेकडाउन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. मैंने अपने पहले पैराग्राफ में ऐसा बता दिया. दिस इज माय रीजन नंबर 1. लेकिन इसी रीजन पे मैं एक और भी पैराग्राफ बना सकता हूं, और वो रहा, ये रहा. Another blow to the Hindu Muslim unity was the Mopla rebellion. मैं बता रहा हूं कि एक और भी रीजन था खिलाफत मूवमेंट के फेलियर का. वो रीजन ये था मोपला रेबेलियन, जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी ब्रेक हो गई थी. अब देखो, मेरी बात पे गौर करो. ऊपर वाला पैराग्राफ ब्रेकडाउन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, नीचे वाला सेकंड पैराग्राफ अगेन द ब्रेकडाउन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. इज दैट अलाउड इन द एग्जाम? यस. इशू और टू साइड ऑफ द इशू वाली जो बात लिखी हुई है वो कितनी क्लियरली लिखी हुई है यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ही इशू का एक और हम रीजन ऐड कर रहे हैं. अनदर ब्लो टू द हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज द मोपला रेबेलियन. एक और जो मसला हुआ हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, वो था मोपला रेबेलियन. मोपला कौन थे? मोपला वर दी मुस्लिम फार्मर्स इन साउथ इंडिया. हिंदुस्तान के साउथ का जो इलाका है, वहां पे कुछ मुसलमान फार्मर्स का ग्रुप था जिन्हें मोपला कहते हैं. who rebelled against the oppressive Hindu landlords. के जो हिंदू जमींदार थे उनके ऊपर टैक्स लगाया करते थे, उन्हें ऑप्रेस किया करते थे, जिसके अगेंस्ट मुसलमानों ने रेबेल कर दिया. एंड ऑल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन 1921. और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट भी इन लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दी थी, बिकॉज दीज पीपल यूज्ड टू बिलीव के ये भी खिलाफत को यहाँ पर रिस्टोर करना चाहते हैं साउथ इंडिया में. द मोपलाज डैमेज्ड द हिंदू प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो बर्न्ट अ पुलिस स्टेशन. जो मोपला थे उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को भी जलाया, और उन्होंने हिंदूज की प्रॉपर्टीज को भी जलाया था. Eventually, the riot was put out by the British, but thousands of Moplas were killed or arrested. वैसे तो ब्रिटिश ने इस
सारी की सारी चीजों को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन बहुत सारे हजारों की तादाद में मुपला मारे भी गए थे और अरेस्ट भी कर लिया गए थे। ड्यू टू दिस द सपोर्ट ऑफ हिंदूज ऑल्सो डिक्लाइन। इस इवेंट की वजह से हिंदुओं ने मुसलमानों को सपोर्ट करना बंद कर दिया और इसी की वजह से खिलाफत मूवमेंट भी फेल हो गई। ये हमारे पास मैप है, ये हमें दिखा रहा है कि साउथ इंडिया वाला मैप है जहां पर मेनली ये मोपला रेबिलियन चल रही थी। However, there were other reasons as well. अब देखो मैं ये क्या कर रहा हूं यहाँ पे मार्किंग स्कीम के हिसाब से, दिस इज अनदर साइड ऑफ द इशू, एक साइड। However, लेकिन there were other reasons as well behind the failure of the खिलाफत movement. For example, the failure of the हिजरत movement. हिजरत मूवमेंट के फेलियर की वजह से भी खिलाफत मूवमेंट फेल हुई है। ये हिजरत मूवमेंट क्या थी? In 1920, some Muslim scholars issued a fatwa declaring India as Darul Harb. हिंदुस्तान में कुछ उलमा थे, उन्होंने एक फतवा जारी किया, मुसलमान उलमा ने, कि हिंदुस्तान बन गया है दारुल हर्ब। दारुल हर्ब का मतलब है एक ऐसी टेरिटरी जहां पे आप कांग्रेगेशनल प्रेयर्स आजादी के साथ ऑफर नहीं कर सकते। ही इनकरेज द मुस्लिम्स टू माइग्रेट टू अफगानिस्तान विच वाज दारुल इस्लाम। उनका कहना ये था कि मुसलमान भी सुन्ना ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें, जैसे होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियंस ने मक्का से मदीना माइग्रेट किया था, उसी तरीके से मुसलमानों को भी दारुल हर्ब से निकल के दारुल इस्लाम जाना चाहिए। एंड बिकॉज दैट 18 people reached the border, but the Afghan government denied the entry, leaving the people homeless, jobless, and in miserable conditions. और जब 18,000 लोग अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे पहुंचे तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने बॉर्डर को बंद कर दिया। बहुत सारे लोग बेघर हो चुके थे, जॉबलेस हो चुके थे और बहुत ही अजीब किस्म की कंडीशंस में, बहुत ही गुर्बत वाली कंडीशंस में दे हैड टू सेटल इन द नियर बाय ट्राइबल एरियाज। करीब के ट्राइबल एरियाज में सेटल हो गए थे। आखिरी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। एज द स्पिरिट ऑफ द फॉलोअर्स वाज ब्रोकन, द एंथुजियाज्म फॉर द खिलाफत मूवमेंट वाज आल्सो लॉस्ट। क्योंकि यहाँ पे लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई थी, लोगों की उम्मीदें टूट गई थी, इसी वजह से खिलाफत मूवमेंट का जज्बा भी खत्म हो गया था। और ऑब्वियसली अगर जज्बा ही नहीं होगा फॉलोअर्स में तो खिलाफत मूवमेंट भी फेल हो जाएगी। देन उसके बाद, moreover, according to the British policy of repression, around 30,000 political activists were arrested in 1921, including the Khilafat leaders Maulana Muhammad Ali Jauhar and Maulana Shaukat Ali. अंग्रेजों ने एक और तरीके से खिलाफत मूवमेंट को नुकसान पहुंचाया, वो इस तरीके से 1921 में था, जिसकी वजह से the followers were directionless and aimless, so the movement was bound to fail. अगर आपके पास लीडर ही नहीं है तो आपको कोई डायरेक्शन नहीं बताएगा, आपको कोई गाइड नहीं करेगा, आपको कोई बताएगा नहीं कि रिपब्लिक और टर्की को रिपब्लिक बना दिया गया था। दस द मूवमेंट ऑल्सो एंडेड। क्योंकि खिलाफत का निज़ाम ही खत्म हो गया तो खिलाफत मूवमेंट भी खत्म हो गई। आखिरी खलीफा को जब एग्जाइल कर दिया गया, टर्की से कैलिफेट खत्म कर दिया गया और टर्की को एक रिपब्लिक बना दिया, तो अब खिलाफत मूवमेंट चलने का कोई जवाब भी पैदा नहीं होता। यहाँ तक मैंने अपने 5 पैराग्राफ में 5 रीजंस बता दिए। Now I'm going to write an evaluation. The evaluation is, I believe the abolishment of caliphate was the most important reason behind the failure of the खिलाफत मूवमेंट। मेरी नजर में खिलाफत मूवमेंट के फेलियर का जो सबसे बड़ा रीजन था वो था abolish which the Indian Muslims were fighting to exist. The movement also ended in a failure, क्योंकि जिस वजह से हिंदुस्तान के मुसलमान जिस मकसद के लिए नहीं रहेगा तो खिलाफत मूवमेंट भी फेलियर में खत्म हो जाएगी। सो दिस वाज द एंड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। इस तरीके से खिलाफत मूवमेंट भी
लिखना होगा। And that's it for today's class, everyone. It was a long day for me. The first class I had was at 8 a.m. The last class is ending at almost 12 a.m. और खैर, आई होप कि इट वाज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को यकीनन मिला होगा। नेक्स्ट वीक हम इस पास्ट पेपर को आगे से कंटिन्यू करेंगे और बाकी 4th and 14 वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे। दैट वुड बी इट फॉर एवरीवन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। I would be available on WhatsApp if you question over the आंसर दे दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट आई विल आंसर। सही है? Alright everyone, now I hope you all can see the screen as well. और जल्दी से रिकॉल करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या कुछ पढ़ा था, वहीं से इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन क्लियरली एंड आई होप एवरीवन कैन लिसन टू माय वॉइस प्रॉपर्ली। बेटा, मुझे उम्मीद है कि सब लोग मुझे सही से सुन भी सक रहे होंगे और देख भी पा रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ पर एंड किया था? हमने एंड किया था ऑन द पेपर अक्टूबर नवंबर 2023। अक्टूबर नवंबर 2023 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे हिस्ट्री का। एंड इन दिस पेपर वी स्टडीड द कंपलसरी क्वेश्चन। तो कंपलसरी क्वेश्चन को हमने अच्छी तरीके से इसमें डील कर लिया था कि कंपलसरी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, मार्क्स स्कीम के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, इस तरह की बातों को हमने ऑलरेडी डील कर लिया था। आज की क्लास में कोशिश होगी कि मजीद कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकें और मजीद देख सकें कि 4, 7 और 14 मार्कर्स को कैसे सॉल्व करना होता है। 4, 7, 14 मार्कर्स में हमें क्या कुछ लिखना होता है, कितना लिखना होता है, आज की क्लास में हम ये बात करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास जो होगी नेक्स्ट सैटरडे को, वो काफी इंपॉर्टेंट होगी इन द सेंस के जो नेक्स्ट क्लास है हमारी उसमें इंशाल्लाह विल बी स्टडीइंग वंस अगेन रिज्यूमिंग विद ज्योग्राफी। अगली क्लास में दोबारा से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। उसमें आपके जो मेजर जो प्रॉब्लम्स होती हैं आप लोगों को 6 मार्कर्स के अंदर, तो उन सारी चीजों को दोबारा से एक दफा रिविजिट करेंगे। तो नेक्स्ट वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ज्योग्राफी। अगले हफ्ते हम लोग ज्योग्राफी की क्लास पढ़ेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। अगला सवाल हम देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। बेटा एक दफा फिर से जिन लोगों ने लास्ट क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, आप लोगों के लिए खास तौर पे कि हमेशा आपको आंसर शीट के अंदर 2 मार्जिन मिलेंगे। सही है? आंसर शीट के अंदर आपको कितने मार्जिन मिलेंगे? आंसर शीट में आपको 2 मार्जिन मिलेंगे। वन इज फॉर क्वेश्चन नंबर, द अदर वन इज फॉर पार्ट। सही, एक जो होगा वो क्वेश्चन नंबर के लिए होगा और दूसरा होगा पार्ट के लिए। तो जब भी आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे, आप अपने आंसर में लिखने के लिए यहाँ पर एग्जामिनर को क्लियरली बताएंगे, फिल करके बताएंगे कि यू टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर दिस एंड पार्ट नंबर दिस। कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट है, ये आपको अलग से बताना होगा। सही है? ताकि आपका आंसर मजीद रीडेबल फॉर्म में भी आ जाए। सो लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द मार्क्स स्कीम। द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। अच्छा, सेक्शन नंबर 1 का एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, एक बहुत ही दैट इज चैप्टर नंबर 4, सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान के टॉपिक में आपने एक छोटा सा सब टॉपिक पढ़ा होगा, दैट इज अबाउट द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। ये हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी का मामला क्या था? हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी का मसला ये था कि 1867 में in India there was the Hindu community that demanded that Hindi should become the second official language of India. अब आप कहोगे कि सर ये व्हाट डू वी मीन बाय द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज? बेटा, जब अंग्रेज हिंदुस्तान में रूल कर रहे थे तो अंग्रेजों के दौर में देयर वर 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाई गई थी, द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। अंग्रेजों के जमाने में द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज वाज इंग्लिश एंड देन द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज वाज उर्दू। जो पहली ऑफिशियल लैंग्वेज थी ऑब्वियसली अंग्रेजों के दौर में वो अंग्रेजी जबान थी, और जो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी उर्दू जबान, क्योंकि उर्दू जबान मुगल्स के दौर में से चलती आ रही थी। इनिशियली मुगल के दौर में पर्शियन हुआ करती थी और पर्शियन के बाद उर्दू हुआ करती थी। अब यहाँ पर ऐसा था कि अंग्रेज आ गए थे लेकिन उन्होंने उर्दू को कायम रखा हुआ था। ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों होता है जरा मैं आपको बता देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ ताकि रटने से बेहतर है कॉन्सेप्ट आप लोग याद रख लें। तो देयर इज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, देयर इज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं।
At the top there was the English language which was the official language, and then there was Urdu as the official language. दो जबानों को इस तरीके से official language बनाया गया था. The reason was that only the British were preferred at the top level of administration. जो अंग्रेज थे वो टॉप लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जाते थे. सही है, जो अंग्रेज थे वो हायर रैंक की जॉब हासिल करते थे, इसी वजह से अंग्रेजी जबान को फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया हुआ था. दूसरे लेवल के ऊपर ऐसे लोग होंगे जिन्हें लोकल लैंग्वेज आती होगी, एंड दैट इज व्हाई उर्दू वाज मेड एज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज. उर्दू जबान को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था क्योंकि ये एक सेकंड लेवल के ऊपर आ रही होती है. पीपल कुड अंडरस्टैंड इट, बहुत सारे लोग इसे समझ भी सकते हैं. नाउ हियर लेट्स सी कि इस सवाल को आप किस तरीके से आंसर करेंगे. इस सवाल में इफ यू राइट वन रेलेवेंट स्टेटमेंट, अगर आप एक रेलेवेंट स्टेटमेंट लिखेंगे यू गोइंग टू गेट 1 मार्क. अगर आप एक करेक्ट फैक्ट लिखोगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा. 4 मार्कर्स आर इजी. 4 मार्कर्स काफी इजी होते हैं इन द सेंस कि आपको एक एक मार्क मिल जाता है एक पॉइंट लिखने में. कौन कौन सा रिलेटेड कंटेंट है ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रिलेटेड कंटेंट है. लेकिन ऑब्वियसली सारा तो आप लिख कर नहीं आओगे. आइडियली आपको लिखना ही होता है कि 1 मार्क के लिए एक पॉइंट को लिख कर आ जाओ, दैट शुड बी इनफ. बट इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, एक छोटे से पैराग्राफ की फॉर्म में लिख कर आ जाएं. So let's compare the mark scheme and my answer everyone. सामने mark scheme भी आपको नजर आ रही होगी और आपको मेरा आंसर भी नजर आ रहा होगा. एंड यू कैन सी कि मैंने किस तरीके से जो मार्किंग स्कीम के ही पॉइंट्स हैं उन्हीं के अराउंड मैंने अपने आंसर को रैप किया हुआ है. लेट्स सी माय आंसर एवरीवन. Describe the Hindi-Urdu controversy. The answer is in 1867, the Hindu community demanded for Hindi to be made the second official language, replacing Urdu. 1867 में हिंदू कम्युनिटी ने डिमांड ये किया कि हिंदी जबान को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए और उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जे से हटा दिया जाए. Some Hindu members of Sir Syed Scientific Society also wanted their journal to be published in Hindi. अब ये साइंटिफिक सोसाइटी क्या थी? Now, if you all remember, chapter number 4, सर सैयद अहमद खान एक एक कम्युनिटी बनाई थी, एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी. और साइंटिफिक सोसाइटी का पर्पस क्या था? साइंटिफिक सोसाइटी का पर्पस ये था to translate the scientific journals of English into Urdu. ऐसे जर्नल्स जो कि इंग्लैंड में लिखे जाते थे साइंस के हवाले से अंग्रेजी जबान में लिखे जाते थे, जो भी उनका लिटरेचर हुआ करता था, whatever it was written in English language that had to be translated in Urdu language. This was सर सैयद अहमद खान वर्क. ये सर सैयद अहमद खान का एक काफी इंपॉर्टेंट काम था. अच्छा, ये जो साइंटिफिक सोसाइटी थी इनिशियली उन्होंने बनाई थी गाजीपुर में, उसके बाद इसे शिफ्ट कर दिया था उन्होंने अलीगढ़ में. सो दिस वाज द साइंटिफिक सोसाइटीज वर्क. लेकिन जो हिंदू मेंबर्स थे साइंटिफिक सोसाइटी के, उन्होंने सर सैयद अहमद खान के खिलाफ ही एक मूवमेंट चला दी. उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि हिंदी जबान में ही पब्लिश करें. दे वर द सपोर्टर्स ऑफ द हिंदी लैंग्वेज मूवमेंट. उन्होंने कहा कि वी वांट द जर्नल्स टू बी पब्लिश्ड इन हिंदी लैंग्वेज. सर सैयद अहमद खान रिफ्यूज्ड इट. सर सैयद अहमद खान ने इस चीज को मना कर दिया. Sir Syed and the Muslim community believed it was an attack on their cultural rights, and this led to the development of Sir Syed's two nation theory. टू नेशन थ्योरी के बारे में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर सैयद अहमद खान ने एक पेपर के ऊपर हेडिंग डाल के लिखा होगा दिस इज माय टू नेशन थ्योरी. दैट्स नॉट द केस. सर सैयद अहमद खान ने इस तरीके से कभी भी नहीं लिखा दैट ही सेड दैट दिस इज माय टू नेशन थ्योरी, भाई सब लोग इसे देख लो ये मेरी टू नेशन थ्योरी है. ऐसा कभी भी सर सैयद अहमद खान ने काम नहीं किया. वी एक्सट्रैक्ट द टू नेशन थ्योरी फ्रॉम हिज वर्ड्स एंड स्पीचेस. हम सर सैयद अहमद खान के अल्फाज में से, उनकी स्पीचेस में से हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं कि ही वाज पॉसिबली टॉकिंग अबाउट द टू नेशन थ्योरी. क्योंकि सर सैयद अहमद खान की एक स्टेटमेंट थी. सर सैयद अहमद खान की एक स्टेटमेंट ये थी कि when the language of one nation is not secure at the hands of another nation, then the gap between the two would increase in the future. सर सैयद अहमद खान का कहना ये था जब एक कौम की जबान
दूसरी कौम से महफूज नहीं है, तो दोनों के बीच में फ्यूचर में गैप बढ़ता जाएगा और दोनों का एक मुल्क में रहना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये जो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी थी, दिस वाज द बर्थ ऑफ टू नेशन थ्योरी, एंड द टू नेशन थ्योरी वाज द फोर रनर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट वे बिफोर पाकिस्तान। 1867 में कंट्रोवर्सी हुई है, पाकिस्तान बना 1947 में है, तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन let's move on to the next question. शाबाई, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, एंड बिफोर वी सी द पार्ट बी वी शुड नो कि 7 मार्कर्स को कैसे सॉल्व करना है। लास्ट क्लास में आपको एक तरीका बताया था और दोबारा से मैं उस चीज को रिपीट करूंगा कि व्हाट्स द मिथ एंड व्हाट्स नॉट, क्या मिथ है और क्या मिथ नहीं है, जरा इस चीज को भी हम देख लेते हैं। एक तो ये है तरीका जो 7 मार्क्स की एक अप्रोच है कि फॉलो द लेवल सिस्टम्स विद द स्टेयरकेस अप्रोच। एक अप्रोच ये भी है कि 7 मार्क्स को सॉल्व करने के लिए आपको स्टेयरकेस अप्रोच बतानी पड़ती है। और वो स्टेयरकेस अप्रोच क्या है कि सबसे पहले लेवल 1 को सॉल्व करो, उसके बाद फिर लेवल 2 को सॉल्व करो, उसके बाद फिर लेवल 3 को सॉल्व करो। पहले आप सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट लिखो, फिर रीजंस आइडेंटिफाई करके लिखो, फिर रीजंस को एक्सप्लेन करके लिखो। सो दिस इज एग्जैक्टली नॉट ट्रू, ऐसा काम आपको नहीं करना है। whenever the question is asked for the 7 marks, जब भी 7 मार्क्स का सवाल आता है तो उसे सॉल्व करने का तरीका टोटली डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या है, मार्क्स स्कीम में क्या कहते हैं, मार्क्स स्कीम में ये कहते हैं कि 1 explanation इज इक्वल्स टू 5 मार्क्स। एक एक्सप्लेनेशन लिखेंगे वो 5 मार्क्स के बराबर होगी। 2 explanations आर इक्वल टू 6 मार्क्स। 2 एक्सप्लेनेशन लिखेंगे 6 मार्क्स के बराबर होगी। एडिशनल एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, तीसरी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 7 out of 7 मार्क्स। इस तरीके से आपको 7 में से 7 मार्क्स मिल सकते हैं। जबरदस्ती उल्टी सीधी हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लेवल सिस्टम फॉलो करने का इतना ही शौक है तो लेवल सिस्टम स्टार्ट्स विद लेवल 0, वो तो लेवल 0 से स्टार्ट होता है, तो लेवल 0 से स्टार्ट करो ना। लेवल 0 क्या है, लेवल 0 का मतलब है इररेलेवेंट आंसर। आप लिख कर आ जाओ, इररेलेवेंट आंसर लिख कर आ जाओ। इफ यू राइट द इररेलेवेंट आंसर यू गेट 0 मार्क्स, सही है, तो आपको यहाँ पे 0 मार्क्स मिलेंगे। दिस लेवल सिस्टम इज एक्चुअली द लेवल ऑफ द टाइप ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज। ये एक्चुअली लेवल सिस्टम क्या बताता है कि स्टूडेंट का रिस्पॉन्स किस लेवल पे आ रहा है। क्या स्टूडेंट लेवल 0 के बराबर है, क्या स्टूडेंट लेवल 1 के बराबर है, क्या स्टूडेंट लेवल 2 के बराबर है, या स्टूडेंट लेवल 3 के बराबर है। तो मेरा स्टूडेंट लेवल 3 के बराबर होना चाहिए। मेरे जो स्टूडेंट्स आंसर लिख रहे हैं देयर आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू लेवल 3। आपका आंसर लेवल 3 के हिसाब से होना चाहिए। 3 पैराग्राफ बनाना, 3 एक्सप्लेनेशन लिखना, एंड दैट्स इट। इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, सही है। सो व्हाट नीड्स नॉट टू बी डन, डू नॉट फॉलो द स्टेयरकेस अप्रोच। स्टेयरकेस अप्रोच को फॉलो नहीं करना। फॉलो व्हाट द मार्क्स स्कीम सेज। जो मार्क्स स्कीम में क्लियरली लिखा हुआ है उसी को फॉलो करना है। आपको मैक्सिमम लेवल को अटेन करना है, दैट इज द लेवल 3। 3 पैराग्राफ्स को आपको एक्सप्लेन करके आना होगा, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी इज explain the impact of Aurangzeb's domestic policies on the stability of the Mughal Empire। सवाल क्या कह रहा है, explain the impact of Aurangzeb's domestic policies on the stability of the Mughal Empire। कि औरंगजेब एक मुगल बादशाह था, इस मुगल बादशाह की पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या था, उनका असर क्या था मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी पे। दिस इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फॉर 7 मार्क्स। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं कि पहले रेगुलरली जो सवालात आते थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे। एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन आ गया। 14 मार्क्स के आते थे सारे। The infighting among the successors of Aurangzeb was the most important reason behind the decline of the Mughal Empire. Do you agree or disagree? Give reasons for your answer। तो इस तरह के सवालात पहले आते थे। रिसेंटली कैम्ब्रिज ने सवालों को बहुत ज्यादा पैराफ्रेज करना शुरू कर दिया है, बस आप लोगों को परेशान करने के लिए। हालांकि कंटेंट उतना का उतना ही है, सही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, उतना का उतना ही है कंटेंट। तो
आपको अब क्या करना है, थोड़ी सी और डिटेल से पढ़ना है, थोड़ा सा और मेहनत से पढ़ना होगा ताकि आप अच्छा ग्रेड ला सकें। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कमेंट करना है कि औरंगजेब की पॉलिसीज की वजह से डिक्लाइन कैसे हुआ। आप बाकी रीजंस के बारे में नहीं बताओगे, बाकी क्या हुआ मुगल एम्पायर में, क्या नहीं हुआ, यू आर नॉट कंसर्न विद दैट, वो आपका कंसर्न नहीं है, आपको उसकी फिक्र या आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब की पॉलिसीज पे फोकस करके बताना है कि औरंगजेब की पॉलिसी की वजह से डिक्लाइन कैसे हुआ। अच्छा, ये सवाल कब आया है? ये सवाल आया है अक्टूबर नवंबर 2023 में, और मैंने YouTube के ऊपर जो वीडियो पोस्ट की थी दैट वाज इन 2021। मैंने 2021 में ये वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने अलग से पढ़ाया था अबाउट औरंगजेब्स पॉलिसीज, इम्पैक्ट ऑफ औरंगजेब्स पॉलिसीज ऑन द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मैंने अलग से 2021 में ये टॉपिक पढ़ाया था। उससे पहले ये सवाल औरंगजेब की पॉलिसीज के बारे में एग्जाम में कभी भी नहीं आया था, लेकिन 2023 में ये सवाल आ गया। तो भाई यूट्यूब के ऊपर जो मैंने डिटेल्ड लेक्चर्स पोस्ट किए हुए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। सही है, एक तो ये है कि मैंने शॉर्ट लेक्चर्स को पोस्ट किया हुआ है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर आंसर टेक्निक सिखाई हुई है। लेकिन जो डिटेल्ड लिखा हुआ है, जैसे 14 पॉइंट्स ऑफ जिना को देखना, उसकी डिटेल्ड वीडियो है, नेहरू रिपोर्ट की डिटेल्ड वीडियो है, साइमन कमीशन की डिटेल्ड वीडियो है। तो ये जो डिटेल्ड वीडियोस हैं उन्हें जरूर देखना, उनके अंदर से सवाल निकल के आता है। 2021 में मैंने पोस्ट किया था, यही वाली वीडियो थी, और इसमें मैंने अलग से बताया था कि जजिया टैक्स क्यों नफरत करते थे नॉन मुस्लिम्स इससे। लेटर दिस ऑल्सो बिकेम अ क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन बनकर आया है एग्जाम में कि जजिया टैक्स से क्यों नफरत करते थे हिंदूज। तो बेटा इन डिस्कशंस को गौर से सुना करो, डिस्कशंस में से बहुत सारे पॉइंट्स निकल सकते हैं। लेट्स सी द मार्क्स स्कीम एवरीवन। यहाँ पर जरा मार्क्स स्कीम को देखते हैं, मार्क्स स्कीम में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि ये वाले पॉइंट आप लिख सकते हैं। Aurangzeb introduced a tax called jizya on the non-Muslims. Taxation was high. Fighting of Deccan wars was expensive. The military lacked investment. Some measures ensured that people lived their lives according to Islamic traditions. Other relevant responses should also be credited. कुछ लोगों को लगता है कि मार्किंग स्कीम को छाप के आ जाएंगे तो उन्हें बड़े अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। दैट्स नॉट द केस, ऐसा नहीं होता। मार्क्स स्कीम के अंदर देखो, ये सिर्फ इंडिकेटिव कंटेंट लिखा हुआ है, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, ये आंसर नहीं है, इंडिकेटिव कंटेंट है। मतलब कि आपके आंसर के अंदर ये कंटेंट हो सकता है, होना चाहिए, आपके कंटेंट में ये, आपके आंसर में ये कंटेंट होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड माय आंसर एवरीवन। मेरे आंसर को पढ़ते हैं, और मैं एक अच्छी नई सोर्स भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, पिक्चर सोर्स आपको एक नई वाली नजर भी आ रही है जो कि पहले नहीं आई। ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ना, ये पिक्चर है उसी जमाने की बनाई हुई पिक्चर है, और ये पिक्चर आपको दिखा रही है कि हाउ द टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम द नॉन मुस्लिम्स, के नॉन मुस्लिम से किस तरीके से टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता था, जिजिया टैक्स को कैसे कलेक्ट किया जाता था। यू कैन सी दैट दीज आर ऑल दी नॉन मुस्लिम्स, ये सारे के सारे यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स खड़े हुए हैं, एंड ओवर हेयर दिस इज द मुस्लिम रूलर, ये मुस्लिम रूलर है। सो यू कैन सी द स्टेटस ऑफ दिस पर्सन, आपको इसका स्टेटस नजर आ रहा है, दैट द मुस्लिम रूलर इज सिटिंग while all the non-Muslims are standing in a line to pay tax, टैक्स पे करने के लिए वो रेडी हैं। while this person is over here to receive the tax, ये टैक्स रिसीव करने के लिए है। तो इस पिक्चर का जो कैप्शन था, इस पिक्चर का कैप्शन ये था, ओ जिम्मी पे द जिजिया टैक्स, ए नॉन मुस्लिम जिजिया टैक्स पे करो। और कुछ किताबों के मुताबिक, उसी जमाने की किताबों के मुताबिक, जो नॉन मुस्लिम थे वो लंबी लंबी लाइनों में लगते थे और अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी जानो माल की हिफाजत के लिए वो मुगल रूलर को आके जिजिया टैक्स को पे किया करते थे। किताब के मुताबिक ये लिखा हुआ है कि जो नॉन मुस्लिम्स थे उन्हें रिस्पेक्ट में आके झुकना होता था, और मुगल रूलर उनसे टैक्स रिसीव करके उनके कंधे पर हाथ रख देता था इस तरीके से कि आज से तुम सिक्योर हो। So this was the treatment of the non-Muslims, and this is how the taxes were taken from them. Let's read the answer everyone. इस आंसर को जरा पढ़ना शुरू करते हैं।
One of the controversial policies of Aurangzeb that led to the decline of the Mughal Empire was the reimposition of jizya tax on non-Muslims, which they hated because previously it was removed by some tolerant rulers. क्या कहानी है भाई? ये कहानी एक्चुअली यहाँ पे ये चल रही है कि औरंगजेब से पहले कुछ बादशाह ऐसे भी थे जो कि बहुत टॉलरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल अकबर द ग्रेट का आपने नाम सुना होगा, अकबर बादशाह जिसे मुगल आजम भी कहते हैं। देन देयर वाज शाहजहां एज वेल, जिसने ताजमहल भी बनाया था। तो ये कुछ ऐसे रूलर्स थे जिन्हें इंडिया वाले बहुत पसंद करते थे, जिससे हिंदूज भी बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो इसका रीजन ये है कि उन्होंने हिंदूज के ऊपर से जजिया टैक्स को खत्म कर दिया था और हिंदुओं के साथ अच्छे रिलेशंस भी कायम किए थे। दे यूज्ड टू मैरी अमंग द हिंदूज एज वेल। तो बहुत अच्छे उन्होंने ताल्लुकात कायम किए थे। अकबर यूज्ड टू हैव द हिंदूज इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। तो वहां पर वो बहुत अच्छे समझाते थे। औरंगजेब की एक कंट्रोवर्शियल पॉलिसी थी। वो पॉलिसी ये थी कि औरंगजेब ने जिजिया टैक्स को दोबारा से रीइम्पोज कर दिया था। जब औरंगजेब ने जिजिया टैक्स को दोबारा से रीइम्पोज किया तो नॉन मुस्लिम्स को तो ये बहुत बुरा लग गया औरंगजेब कि औरंगजेब तो बहुत बुरा इंसान है, इसने ऐसा क्यों काम किया है कि ही इज रीइम्पोजिंग द जिजिया टैक्स। तो लोगों को इससे बहुत ज्यादा नफरत होने लग गई थी। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि द मेजोरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन हिंदुस्तान वर द हिंदूज। हिंदुस्तान में रहने वाले ज्यादातर जो लोग थे वो हिंदूज थे। मुसलमान तो कम थे। मुस्लिम्स वर रफली 25% इन पॉपुलेशन। मुसलमान तो सिर्फ 25% थे आबादी में। हिंदूज तो बहुत ज्यादा थे। और एक अच्छी गवर्नमेंट कौन सी होती है? अच्छी गवर्नमेंट वो होती है जो कि लोगों को खुश करना जानती हो। तो एक अच्छे रूलर को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जो कि आपको पॉपुलर बना दें, ना कि आपको अनपॉपुलर बना दें। औरंगजेब से गलती ये हो गई कि औरंगजेब ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे उसकी पॉपुलैरिटी में कमी आने लग गई। ऑल्सो इट वॉज एन एडिशनल बर्डन on the non-Muslims as they had to pay other existing taxes as well। अच्छा, मसला ये है भाई कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर डबल बर्डन पड़ रहा है। उनके लिए महंगाई बहुत ज्यादा होगी। महंगाई इतनी ज्यादा क्यों होगी? महंगाई इतनी होगी क्योंकि उन्हें नॉर्मल टैक्सेस भी पे करना है और उन्हें साथ में जजिया टैक्स भी पे करना होगा। मुझे खुद बताओ, क्या टैक्स पे करना कभी भी किसी को भी अच्छा लगता है? नहीं लगता। जब भी टैक्सेस बढ़ते हैं आप कहते हो यार इतनी महंगाई हो गई, यार बहुत महंगाई हो गई, और पेट्रोल पे भी टैक्स है, चॉकलेट खाने पे भी टैक्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस जमाने में भी ऐसे ही होता होगा। जो हिंदूज होंगे उन्हें कितना बुरा लगता होगा कि यार हम क्यों डबल टैक्स पे करें, हम तो ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी हो गई। क्या हम एक ही हिंदुस्तान के रहने वाले इंसान नहीं है? क्यों हमारे ऊपर जबरदस्ती का टैक्स लगाया जा रहा है? Hindus believed it was an attempt to convert them into Islam। हिंदूज को ऐसा लगता था जानबूझ के औरंगजेब हमारे ऊपर इतना जुल्म कर रहा है ताकि हम लोग इस्लाम को एक्सेप्ट कर लें। So this decision made the Mughals unpopular among the non-Muslims and led to the decline of the Mughal Empire। इस रीजन की वजह से मुगल्स की पॉपुलैरिटी में कमी आ रही थी and this became one of the reasons behind the decline of the Mughal Empire। सवाल देखो था औरंगजेब की पॉलिसी के बारे में। मैंने औरंगजेब की पॉलिसी से ही स्टार्ट किया। देन पैराग्राफ 2। सेकेंडली, औरंगजेब was a staunch Muslim who wanted to rule according to the principles of Islam। औरंगजेब के बारे में मशहूर है कि औरंगजेब एक ऐसा रूलर था जो कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था एंड ही वांटेड टू रूल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। वो इस्लाम के उसूलों के तहत ही अपनी गवर्नमेंट चलाना चाहता था। औरंगजेब ने कुछ उलमा के साथ मिलकर एक किताब भी कंपाइल करवाई थी जिसका नाम था फतावा अल आलमगीरिया। एक किताब लिखवाई थी जिसका नाम था फतावा अल आलमगीरिया। और इस किताब के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे थे कि हाउ द कंट्री हैज टू बी रूल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। बट द पॉइंट इज वंस अगेन, मैंने आपसे क्या कहा कि द मुस्लिम्स वर ओनली 25% इन द कंट्री। मुसलमान जो थे हिंदुस्तान में सिर्फ 25% थे एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर द नॉन मुस्लिम्स वर द हिंदूज। तो ऐसी पॉलिसी बनाने से आप अपने आप को अनपॉपुलर बना देंगे। सो दिस इज हाउ ही वाज बीइंग अनपॉपुलर।
यहाँ पे लिखा हुआ है, सो सम ऑफ हिज पॉलिसीज ऑफेंडेड द नॉन मुस्लिम्स, फॉर एग्जांपल ही बैंड हिंदू ट्रेडिशन ऑफ सती, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। हिंदूज का एक कस्टम हुआ करता था जिसका नाम था सती। अकॉर्डिंग टू सती, once the husband dies, the widow was not allowed to remarry। 4 मार्क्स का सवाल आ चुका है सती के ऊपर कि सती क्या है। तो सती के बारे में आप क्या लिखेंगे? सती was an old Hindu tradition, an old Hindu custom in which once the husband died, the widows were not allowed to remarry। एक दफा अगर शौहर की डेथ हो जाती थी तो बेवाओं को दोबारा से शादी करने की इजाजत नहीं थी। इंस्टेड दे वर बर्न्ड अलाइव विद द डेड बॉडीज ऑफ देयर हस्बैंड। अपने शौहर की डेड बॉडी के साथ ही खातून को भी जला दिया जाता था। औरंगजेब फाउंड दैट कस्टम इन ह्यूमन। औरंगजेब को लगा कि यार ये कैसी कस्टम है जो कि इंसानियत के खिलाफ है, जिंदा हम किसी को कैसे जला सकते हैं। बट द पॉइंट इज, हु गिव्स औरंगजेब द अथॉरिटी टू इंटरफेयर इन एनीवन एल्सेस रिलीजन? किसी और के रिलीजन में इंटरफेयर करना ये तो बहुत खतरनाक बात होती है, बहुत गलत बात हो जाती है। एंड पीपल पीपल आर रेडी टू फाइट फॉर देयर रिलीजियस व्यूज। लोग अपने अपने रिलीजियस व्यूज के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो इन द साइट ऑफ द हिंदूज, औरंगजेब सही काम नहीं कर रहा था, बिकॉज ही वॉज चेंजिंग द हिंदू ट्रेडिशंस और इंटरफेयरिंग इनटू द हिंदू ट्रेडिशंस। Lastly, Aurangzeb fought long campaigns against the non-Muslims, which depleted the royal treasury and exhausted the military resources। मैं आपको ये मैप दिखाता हूं कि इस मैप में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। This map shows कि Aurangzeb used to be in Delhi, but Aurangzeb used to fight long campaigns against the non-Muslims। औरंगजेब बहुत लंबी लंबी वॉर्स नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ लड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, he fought for 3 years against the Sikhs in Punjab। 3 साल तक वो कैपिटल छोड़ के चले गए, जाके सिखों से लड़ रहे हैं पंजाब में और उससे उस इलाके को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। For 25 years, Aurangzeb went towards the south and fought with the Marathas in Deccan। और हैदराबाद दक्कन वाला जो इलाका है, औरंगजेब 25 साल तक वहां पे मराठाओं से जाके लड़ता रहा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता जा रहा था, रॉयल ट्रेजरी खाली होती जा रही थी। और सबसे बढ़कर, अगर बादशाह अपने कैपिटल में नहीं रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन भी वीक हो जाएगी। His long absence from the capital made the administration weaker, which sowed the seeds for the rise of independent kingdoms later। और औरंगजेब का ये जो फैसला था कि 25 साल 28 साल जाके वो लड़ रहे हैं नॉन मुस्लिम के खिलाफ, इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान ये हुआ कि फ्यूचर में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर से कमजोर होती गई, जिसके बाद देयर वाज द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। आहिस्ता आहिस्ता बाकी सब लोगों ने अपना अपना इंडिपेंडेंस डिमांड करना शुरू कर दिया। दिस इज द एंड ऑफ दिस आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर टू बी खत्म हो जाता है। एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी एवरीवन। The main reason for the War of Independence ended was because it was not supported by all Indian rulers। How far do you agree with this statement? Explain your answer। This is very important, everyone। Please take notes regarding this issue that previously जो 4 मार्क्स के सवाल आते थे, अब कैम्ब्रिज वाले उसे 7 मार्क्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो 7 मार्क्स के आते थे उन्हें 14 मार्क्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, ये जो सवाल था, एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, प्रीवियसली मोस्ट ऑफ द टाइम दिस यूज्ड टू बी आस्क्ड फॉर 7 मार्क्स। ये पहले 7 मार्क्स का सवाल आता था कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों फेल हुई। आसान सा सवाल होता था, रटा रटाया जवाब होता था, सारे स्टूडेंट्स लिख कर आ जाते थे। अब यहाँ पर उन्होंने सवाल वही पूछा है, दे आर आस्किंग अबाउट द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, लेकिन उसे उन्होंने पूछ लिया 14 मार्क्स के लिए। एक स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पे लिख दी है, एक उन्होंने रीजन सवाल की स्टेम में ऐड कर दिया है, और बाकी जो है वो 14 मार्क्स का बना दिया ऐसे सवाल। अब अक्सर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि सर वो तो 7 मार्क्स का था और अब ये 14 मार्क्स का आ गया, अब हम क्या करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बेटा इस बात को जहन में रखना कि चाहे
आपका सवाल 14 का है, 7 का है। इफ यू नो द कंटेंट वेल, अगर आपको कंटेंट मालूम है, डू नॉट गो आफ्टर द लेंथ ऑफ द आंसर। आप आंसर की लेंथ को नहीं देखोगे ये कितना बड़ा आंसर बन रहा है। इफ यू नो द कंटेंट, उसी कंटेंट को आप वन बाय वन पैराग्राफ में अच्छे से लिखना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आपका आंसर अच्छा डेवलप हो जाएगा। आई विल शो यू हाउ। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आंसर किस तरीके से अच्छा लिखा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द मार्क स्कीम एवरीवन। इस मार्क स्कीम को देखते हैं, मार्क स्कीम में क्या लिखा हुआ है। इस मार्क स्कीम में दिस इज द इंडिकेटिव कंटेंट। आपके आंसर में ये चीजें होनी चाहिए। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट से सपोर्ट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर सम रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस which included the weaknesses of the Indians। ये कुछ इंडिया वालों की कमजोरी थी। यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5, ये कुछ इंडिया वालों की वीकनेसेस थी जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हुई। एंड देन देयर वर सम स्ट्रेंथ्स ऑफ द ब्रिटिश, और ब्रिटिश की कुछ स्ट्रेंथ्स भी थी जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। तो यहाँ पर ब्रिटिश की कुछ खूबियां लिखी हुई हैं कि वो क्यों कामयाब हुए थे। तो दिस द मार्क स्कीम बहुत ही रेगुलर किस्म की मार्क स्कीम है। 14 मार्कर को जरा सॉल्व करते हैं कि 14 मार्कर में क्या कुछ होना चाहिए। अच्छा, ये बिल्कुल लेटेस्ट मार्क स्कीम है, सही है, 2023 अक्टूबर नवंबर की मार्क स्कीम है। और इसमें भी वही गलती जो कुछ लोग करते हैं जो कि आपको नहीं करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पहले आप लिखो लेवल 1 का आंसर, सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट लिखो, फिर लिखो आइडेंटिफाइंग रीजन, फिर लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। तो इस तरह से पता नहीं क्या लंबी चौड़ी फजूल किस्म की टेक्निक कोई लोग सिखाते हैं। ऐसा नहीं करना है। लेवल सिस्टम इज नॉट द स्टेयरकेस। लेवल सिस्टम स्टेयरकेस नहीं है। अगर स्टेयरकेस करने का इतना ही शौक है तो लेवल 0 से स्टार्ट करो। लेवल 0 क्या है? नो क्रेडिटेबल रिस्पॉन्स। तो भाई कैम्ब्रिज ने जब देखा कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गलत टेक्निक से पढ़ते और पढ़ाते हैं, कैम्ब्रिज ने अपनी मार्क स्कीम को ही चेंज कर दिया दिखाने के लिए कि भाई ऐसा काम नहीं करना। पहले लिखा हुआ होता था वर्ड सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट। अब सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट से बहुत सारे टीचर्स ये समझते थे कि भाई सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट का मतलब है सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट लिखो। कैम्ब्रिज ने वो वर्ड ही हटा दिया, सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट का वर्ड ही हटा दिया कि भाई सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट एक सिंपल सेंटेंस लिखकर आता है तो उसे कितने मार्क मिलेंगे, ये उसका छोटा सा मकसद हुआ करता था। आपको एम क्या करना है? आपको एम करना है मैक्सिमम लेवल, यानी कि 14 मार्क्स लिख रहे हो तो आपको मैक्सिमम लेवल एम करना है। और इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन विद इवेल्युएशन। आपको क्या करना है? एक्सप्लेनेशन देनी है और इवेल्युएशन देनी है। अब कितनी एक्सप्लेनेशन दी हुई ये इन्होंने बताया हुआ है। एक्सप्लेनेशन एट द टॉप ऑफ लेवल 4। आपको लेवल 4 के टॉप पर एक्सप्लेनेशन देनी है। तो ये है लेवल 4। इसके टॉप पर कितनी एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, जरा इसे देख लेते हैं। 1 एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच साइड ऑफ द इशू, आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। 1 एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन अगर आप देते हो जिसके अंदर आपने क्या बताया, देखना जरा। 1 एक्सप्लेनेशन ऑन ईच साइड ऑफ द इशू। ईच साइड ऑफ द इशू का मतलब है आपने एक एक्सप्लेनेशन के अंदर सक्सेस प्लस फेलियर बता दिया। आपने वीकनेसेस ऑफ इंडियंस और स्ट्रेंथ्स ऑफ द ब्रिटिश को एक एक्सप्लेनेशन के अंदर बता दिया। आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 explanations of one side of the issue and an explanation of the other side of the issue will give you 11 marks। अगर आप 2 explanations लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल 2 weaknesses of Indians बता दी और आपने एक स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश को बता दिया, तो आपने ऑल टुगेदर ये 3 explanations कर दी हैं, तो आपको 11 मार्क्स भी मिल जाएंगे। एडिशनल एक्सप्लेनेशन from either side of the issue will give you 12 marks। और अगर आप इस तरह से कर लें कि 2 weaknesses of Indians बता दी, 2 strengths of the British बता दी, तो आपको 12 marks out of 14 मिल जाएंगे। And then if you write an evaluation with contextual knowledge, then you're going to get 14 out of 14 marks। Now पहला सवाल कि what is the difference between evaluation and evaluation plus contextual knowledge। बेटा सिंपल इवैल्यूएशन क्या होती है? सिंपल इवैल्यूएशन ये होती है, आई बिलीव
The War of Independence ended in a failure because of the weaknesses of the Indians. खत्म, आंसर बंद, एहसान कर दिया एग्जामिनर के ऊपर कि भाई आंसर हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। मेरी नजर में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुई है, फेल हुई है, उसका रीजन ये था इंडिया वालों में कमजोरियां थी। आपने यहाँ पे अपना आंसर दे दिया, इवेल्युएशन दे दी, आपको 13 मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ 14। लेकिन 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 अगर आपने अपनी इवेल्युएशन को डेवलप कर दिया, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज से कनेक्ट कर दिया, आपने लिखा आई बिलीव द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस बिकॉज दिस एंड दैट। अब बिकॉज के बाद जो आपने कहानी में एक्सप्लेनेशन की है, उसमें आपको 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स मिल जाएंगे। सो दिस इज वन अप्रोच ऑफ सॉल्विंग इट। मैं अपने स्टूडेंट से क्या कहता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि रीसेंट मार्क्स स्कीम allows you to write 4 explanation and 1 evaluation. I want my students to write minimum 6 explanations and 1 evaluation. I have seen in the past all the A star students, जितने भी स्टूडेंट्स का A स्टार आया है, मेरे सारे स्टूडेंट्स 2010 से लेकर 2023 के एंड तक जितने बच्चों का भी A स्टार आया है, they had the habit of writing 6 explanations and 1 evaluation. 5 is also fair. 5 explanations or 1 evaluation लिख के आ जाओ, that's also good. Try to write 6 evaluations and 6 explanations and 1 evaluation for sure. कोशिश करो कि 6 explanation लिखो और 1 evaluation लिखो। नहीं हो पाता तो 5 कर लो, वरना आपको मार्क्स स्कीम 4 पे भी मार्क्स दे रही है। एक और अप्रोच तो देख लेते हैं कि अगर आपने एक एक्सप्लेनेशन दी ऑन वन साइड ऑफ द इशू, अगर आपने लेट्स से कि आपने लिखा है वीकनेसेस ऑफ द इंडियंस, तो आपने अगर वीकनेसेस ऑफ द इंडियंस में एक एक्सप्लेनेशन दे दी, एक्सप्लेनेशन 1, तो यू आर गोइंग टू गेट 7 मार्क्स। एक्सप्लेनेशन 2 you're going to get 8 marks. Explanation 3 you're going to get 9 marks. Then you write strengths of the British. Explanation 4 10 marks. Explanation 5 11 marks. Explanation 6 12 marks. Evaluation plus contextual knowledge equals to 14 out of 14 मार्क्स। तो ये चीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप 6 एक्सप्लेनेशंस लिखें और एक इवैल्यूएशन लिखें। लेट्स शो यू द आंसर। आपको आंसर दिखाते हैं। One of the reasons behind the ending of the War of Independence was the lack of unity among the Indians as they fought in separate groups at different places and led by different leaders. मैंने क्या बताया? मैंने कहा एक रीजन जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हो गई, खत्म हो गई, वो था कि इंडिया वाले आपस में यूनाइटेड नहीं थे। और क्योंकि इंडिया वाले आपस में यूनाइटेड नहीं थे, तो डिफरेंट ग्रुप्स की फॉर्म में डिफरेंट लोकेशंस पे लड़ाई कर रहे थे और डिफरेंट लीडर्स उन्हें लीड कर रहे थे। देयर वाज नो कॉमन एम। फॉर एग्जांपल, लक्ष्मी बाई ओनली वांटेड टू रिस्टोर हर कंट्रोल ओवर झांसी, व्हाइल नाना साहेब वांटेड टू रीगेन हिज लॉस्ट एरियाज। कोई एक कॉमन एम नहीं था, कोई आपस में यूनिटी नहीं थी, हर कोई अलग अलग लड़ रहा था, अलग अलग मकसद के लिए लड़ रहा था। कोई लड़ रहा था कि मुझे मेरा इलाका चाहिए, कोई लड़ रहा था मुझे अपना कंट्रोल चाहिए, मुझे मेरे लॉस्ट एरियाज चाहिए। नोबडी वाज फाइटिंग फॉर अ नेशनल कॉज, कोई नेशनल कॉज के लिए नहीं लड़ रहा था। पैराग्राफ 2 स्टार्ट करेंगे। Moreover, the war of independence ended because it could not be transformed into a national struggle as many areas remained neutral. इस मैप को देखना बेटा सब लोग, इतना बड़ा हिंदुस्तान आपको नजर आ रहा है इस मैप में, इतना बड़ा हिंदुस्तान आपको नजर आ रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ फैला हुआ आपको हिंदुस्तान नजर आ रहा है। इतने बड़े हिंदुस्तान में देयर वर ओनली अ फ्यू एरियाज, कुछ एरियाज आपको नजर आ रहे हैं जहां पे रिवॉल्ट हो रहा था,
मोस्ट ऑफ द एरियाज डिड नॉट इवन पार्टिसिपेट इन दिस वॉर। बाकी इतने सारे एरियाज तो ऐसे थे जिन्होंने वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया ही नहीं, वो तो न्यूट्रल थे। तो मैप के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि इतने सारे एरियाज ने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं। द सिक्स ऑफ पंजाब had no interest in supporting the Mughal ruler Bahadur Shah Zafar, while the ruler of Kashmir, इसे काट देना, while the ruler of Kashmir sent 2000 soldiers to support the British। पंजाब में सिख हुआ करते थे, और जो सिख थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मुगल रूलर को सपोर्ट किया जाए, बहादुर शाह जफर को सपोर्ट करें और उनके रूल को रिस्टोर करें, क्योंकि अभी अभी पढ़कर आ रहे हैं कि औरंगजेब ने तो वहां पे लड़ाइयां की हैं। तो क्योंकि मुगल्स ने पास्ट में इस तरीके से लड़ाई झगड़े किए हैं विद द नॉन मुस्लिम्स, तो नॉन मुस्लिम्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मुगल बादशाह को रिस्टोर करें। दे डिड नॉट वांट टू सपोर्ट द मुगल रूलर्स। इसी तरीके से जो कश्मीर का रूलर था, ही वाज अ हिंदू एंड ही सेंट 2000 सोल्जर्स टू सपोर्ट द ब्रिटिश। उसने 2000 सोल्जर्स को भेजा था कि ब्रिटिश को सपोर्ट करें अगेंस्ट द रेबल्स। तीसरा, फर्दरमोर द इंडियंस हैड द लैक ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया वालों के पास रिसोर्सेज की कमी थी। द मुगल ट्रेजरी वाज डिप्लीटेड एंड कुड नॉट फंड अ नेशनल स्ट्रगल। मुगल ट्रेजरी खत्म हो गई थी। और कैसे खत्म हुई थी? खत्म होने के बहुत सारे रीजंस थे। एक तो ये कि बहुत सारे ऐसे मुगल बादशाह गुजरे थे जिनके शौक होते थे बहुत लग्जरियस किस्म के, एक्स्ट्रावेगेंट किस्म के होते थे। बड़े बड़े पैलेसेस बनाते थे और बड़े बड़े महल बन रहे हैं, पार्क्स बन रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स बन रहे हैं एक बीवी के लिए। मरने पे, मरने की खुशी में, खुशी तो नहीं होना चाहिए, मरने पे ताजमहल बना दिया, दूसरे के मरने के ऊपर मुमताज महल बना दिया, और पता नहीं कौन कौन से महल बनाते रहते थे। तो इस तरीके से मुगल ट्रेजरी खत्म होती जा रही थी। द सोल्जर्स, और एक और रीजन ये भी था कि जो पास्ट में इतनी सारी वॉर्स लड़ी हैं उसकी वजह से भी मुगल ट्रेजरी खत्म हो रही थी। बहुत सारी इन्वेजन भी हुई है। फॉर एग्जाम्पल नादिर शाह फ्रॉम पर्शिया अटैक, उसने भी ट्रेजरी को लूटा, अहमद शाह अब्दाली ने भी लूटा। तो इन सब ने मुगल ट्रेजरी को खत्म ही कर दिया था। फर्दर मोर, द सोल्जर्स लैक डिसिप्लिन, ट्रेनिंग एंड मॉडर्न वेपन्स। सोल्जर्स के पास ना डिसिप्लिन था, ना ट्रेनिंग थी, ना मॉडर्न वेपन्स थे। द इंडियंस डिड नॉट इवन हैव अ नेवी टू रेजिस्ट द ब्रिटिश रीइंफोर्समेंट्स। जब अंग्रेजों ने फौज अपनी भेजना शुरू की समंदर के रास्ते, नेवी के जरिए, तो हिंदुस्तान में उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ पर अगर तुम देखो मेरा पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, दे ऑल थ्री ऑफ देम आर अबाउट द वीकनेसेस ऑफ द इंडियंस। ये तीनों के तीन पैराग्राफ मैंने वीकनेसेस ऑफ इंडियंस के बारे में बनाए हैं। अब मैं बताऊंगा स्ट्रेंथ्स ऑफ द ब्रिटिश के बारे में। स्टार्ट हो रहा है वन ऑफ द रीजंस, मोर ओवर, फर्दर मोर। अब देखना, अब मैं एक दूसरा साइड ऑफ इश्यू बताऊंगा, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए अब मेरे अल्फाज पे गौर करो। ऑन द अदर हैंड, सही है भाई, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इस तरीके से आप बता सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, the strength of the British also led to the failure of the revolt, as the British fought with dedication and an aim to regain the control of the lost areas। हमने क्या बताया कि ऐसा नहीं है कि बस इंडिया वाले कमजोर थे और इस वजह से वो हार गए। अंग्रेजों के की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, और अंग्रेजों की स्ट्रेंथ की वजह से भी अंग्रेज इस वॉर को जीत गए। क्योंकि अंग्रेजों ने जो लड़ाई की है वो एक जज्बे के साथ की है, एक एम के साथ की है कि उन्हें हिंदुस्तान के लॉस्ट एरियाज वापस हासिल करने थे। उनकी प्रेस्टीज का इशू बन गया था, उनकी ईगो का मसला बन गया था। कैसे इंडिया वालों ने इतने सारे इलाकों में रेबेल कर दिया, कैसे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी वीक हो गई कि लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाई। अब तो कंट्रोल करना ही करना है, लाजमी कंट्रोल करना है। द ब्रिटिश fought with modern weapons, had trained army and experienced generals, which outpowered the Indians। अंग्रेजों के पास वो सब कुछ था जो कि इंडिया वालों के पास नहीं था। उनके पास मॉडर्न वेपन्स भी थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ब्रिटिश के पास अच्छे वेपन्स आ गए थे। उनकी आर्मी बेहतरीन आर्मी थी, ट्रेंड आर्मी थी। उनके जनरल्स पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस रखते थे, कहाँ कहाँ किस किस तरीके से लड़ना है। इसी वजह से उन्होंने इंडियंस को हरा दिया। ऑल्सो द ब्रिटिश वर एबल टू फाइंड द ट्रेटर्स अमंग द इंडियंस। और ये सबसे अच्छी बात है, इंडिया वालों में हमेशा कोई ना कोई गद्दार जरूर मिल जाता है, चाहे वो पुरानी बैटल ऑफ प्लासी आपको याद हो, या बैटल ऑफ बक्सर याद हो, या कोई भी बैटल हो, या बैटल ऑफ मैसूर आपको याद हो।
हर जगह कोई ना कोई ट्रेटर आ जाता था। फॉर एग्जाम्पल, सम ट्रेटर्स ब्लू ऑफ द अम्यूनिशन डिपो एट दिल्ली। कुछ गद्दारों ने ये काम किया कि जहां पर सारा असला, सारी वेपन्स को जमा किया हुआ था, उसे आग लगा दी दिल्ली में, जिसके बाद मुगल्स के पास, उनकी आर्मी के पास कोई वेपन्स बाकी नहीं रही। लास्टली, द ब्रिटिश नेवी arrived with reinforcements and swiftly sent the soldiers and weapons by the railways to regain the lost areas. अंग्रेजों ने नेवी के जरिए अपनी reinforcements को हिंदुस्तान में भेजा, और उसके बाद रेलवे के जरिए जहां जहां पे रेबेलियन चल रहा था उन सारे इलाकों में उन्होंने अपने सोल्जर्स को और वेपन्स को सप्लाई किया, ताकि वो आसानी से रेबल्स को पुट डाउन कर सकें। एक सवाल आया रीसेंट पास्ट पेपर्स में अबाउट द डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज। इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज के बारे में एक सवाल आ चुका है। ये जो सवाल है इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज के बारे में, उसमें से एक इम्पैक्ट आप ये भी लिखेंगे, वो ये है कि the Indians were obviously concerned about the building of railways because later the British used it to supply their soldiers and weapons from one place to another for as per their expansionist policy। अंग्रेजों की जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी, तो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले आते थे क्योंकि उनके पास एक बेहतर ट्रांसपोर्ट का मीडियम था जो कि इंडिया वालों के पास नहीं था। Even the telecommunication system like telegraph helped the British to coordinate well and restore their firm grip in India। और अंग्रेजों ने जो निज़ाम बनाया था, चाहे वो पोस्टल सिस्टम हो या टेलीग्राफ सिस्टम हो, अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग किया हुआ था। इसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते थे, मैसेज अपने पहुंचा सकते थे। इंडिया वालों को कोऑर्डिनेशन में, कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से इंडिया वाले हार गए और अंग्रेज जीत गए। क्या बाकी रह गया? इवैल्यूएशन बाकी रह गई है। इवैल्यूएशन देखते हैं। I agree with the statement that the lack of support of Indian rulers led to the failure of the war। मैं एग्री करता हूं इस स्टेटमेंट से जो कि सवाल में गिवन है कि इंडियन रूलर्स की सपोर्ट ना होना, इसकी वजह से ये वॉर फेलियर में कन्वर्ट हो गई। अब देखो, बिकॉज के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां तक मुझे 13 मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैं 14th मार्क के लिए तैयारी कर रहा हूं। बिकॉज द इंडियंस आउटनंबर्ड द ब्रिटिश ऑलरेडी। मुझे ऐसा लगता है अगर पूरा हिंदुस्तान एक तरफ हो जाए और ब्रिटिश यहां पर होते तो हिंदुस्तान वाले जीत जाते, वो हारते ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान वाले नंबर्स में बहुत ज्यादा है। सो ओनली इफ दे हैड फॉट विद यूनिटी एंड पर्पस, इंडियंस वुड हैव ड्रिवन द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया। और अगर हिंदुस्तान वाले एक साथ मिलकर यूनाइटेड तरीके से लड़ते तो वो मुट्ठी बराबर जो अंग्रेज थे उन्हें मुल्क से निकाल सकते थे। सो दैट्स हाउ यू राइट एन आंसर। ये वो तरीका है आंसर लिखने का, ये वो तरीका है इवैल्यूएशन लिखने का। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन कि किस तरीके से एक अच्छी इवैल्यूएशन को लिखा जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? 14 मार्क्स को सॉल्व करने का तरीका आप लोगों ने सीख लिया है, और अभी भी हमारे पास टाइम है, तो अभी भी हम आगे पढ़ लेते हैं कि व्हाट नीड्स टू बी डन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए। Describe the terms of the Lucknow Pact of 1916. Explain how the Hindu community opposed the partition of Bengal between 1905 and 1911. Most of the students would think this is a new question। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ये नया सवाल है कि हिंदू कम्युनिटी ने किस तरीके से अपोज किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को। इट इज अ न्यू क्वेश्चन फॉर मेनी स्टूडेंट्स, बट ऑल दोज हु हैव बीन स्टडीइंग, जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, उन्होंने ये सवाल पहले लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ स्कूल जहां पे मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने वहां पर अगस्त में सेक्शन 2 स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 6 पार्टीशन ऑफ बंगाल से स्टार्ट किया। उनकी कॉपी में पार्टीशन ऑफ बंगाल वाले टॉपिक में ये सवाल ऑलरेडी लिखवाया है मैंने अगस्त में। और ये सवाल एग्जाम में कब आया? अक्टूबर नवंबर 2023 में ये सवाल आया। मैंने कब सॉल्व करवाया स्टूडेंट को? मैंने सॉल्व करवाया अगस्त में, सॉल्व करवाया है। और एग्जाम में कब आया? 2023 में आया है। इतने सारे लोगों के पास कंटेंट ही नहीं था कि क्या लिखना है। और अगर मैं तुम्हें मार्क्स स्कीम दिखाऊंगा तो मार्क्स स्कीम में भी इतना स्पेसिफिक कंटेंट ही नहीं है कि ये आंसर कैसे सॉल्व करना है। लेकिन आज की क्लास में
आपको सिखाते हैं कि इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, पहले बहुत दफा आ चुका है, लेकिन पूछने का तरीका ऐसा है कि जिससे सबकी कांपे टांग जाएंगी, सबको ऐसा डर लग गया एग्जाम में बैठ के, पता नहीं क्या सवाल आ गया इतना मुश्किल किस्म का। जरा देखते हैं सवाल है क्या। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इट्स आफ्टर मैथ मेंट ब्रिटिश हैड लिटिल इंटरेस्ट इन एग्रीइंग द फ्यूचर ऑफ सबकॉन्टिनेंट बिफोर 1947। हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर। तो ये सवाल 1939 से लेकर 1947 तक की टाइमलाइन के बारे में पूछा जा रहा है। Yeah, question number 3, part A, everyone. Describe the terms of Lucknow Pact of 1916. लखनऊ पैक्ट में क्या कहा गया है उसकी टर्म्स को आपको बताना है। एक सवाल आता है, व्हाट वाज द लखनऊ पैक्ट। अच्छा, व्हाट वाज द लखनऊ पैक्ट थोड़ा बड़ा सवाल है। व्हाट वाज द लखनऊ पैक्ट में आप बता सकते हैं, इट वाज एन एग्रीमेंट साइन बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदूज वर रिप्रेजेंटेड बाय कांग्रेस, मुस्लिम्स वर रिप्रेजेंटेड बाय द मुस्लिम लीग, एंड it happened due to the efforts of Muhammad Ali Jinnah. He was the ambassador of Hindu Muslim unity. ये पूरी कहानी अगर आप लिखोगे what was the Lucknow Pact में, that's acceptable, वो acceptable। यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द टर्म्स ऑफ लखनऊ पैक्ट 1916। आपको टर्म्स बताने हैं लखनऊ पैक्ट के कि क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं। नोट, आंसर शुड रेफर टू द टर्म्स ऑफ द पैक्ट ओनली। बता दिया भाई, लंबी कहानी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैट्रिक सिस्टम नहीं है कि जो आता है सब लिख कर आ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको वो लिख कर आना है जो आपसे पूछा गया, आपसे टर्म्स पूछी गई, आप टर्म्स लिख कर आएंगे। लेट्स सी द आंसर एवरीवन, इसका आंसर देखते हैं। Congress agreed to give concessions to the Muslim League by accepting the rights of Muslims for separate electorates and one-third seats in the council। सबसे पहली बात, कांग्रेस ने कुछ कंसेशंस दे दिए मुस्लिम लीग को। वो कंसेशंस क्या थे, वो कंसेशंस ये थे कि मुस्लिम लीग के राइट्स को एक्सेप्ट कर लिया गया कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने चाहिए, वन थर्ड सीट्स काउंसिल्स में मिलनी चाहिए। ये जो डिमांड्स हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स के और वन थर्ड सीट्स के, मुसलमानों ने पहली दफा 1906 सिमला डेप्यूटेशन में इन डिमांड्स को प्रेजेंट किया था। सर आगा खान मुसलमानों के लीडर थे, लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और जाके सेपरेट इलेक्टोरेट्स और वन थर्ड सीट्स को डिमांड किया था। मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स 1909 में आया, उसमें मुसलमानों की बात को एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया था। कांग्रेस को नहीं अच्छा लग रहा था कि मुसलमानों को क्यों इतने फेवर सेपरेट इलेक्टोरेट्स और वन थर्ड सीट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन 1916 में कांग्रेस ने कंसेशन दे दिया और कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स वन थर्ड सीट्स मिलनी चाहिए। बोथ द पार्टीज ऑल्सो डिमांडेड मोर सीट्स फॉर इंडियंस इन द काउंसिल्स। दोनों ही पार्टीज चाहते थे कि इंडिया वालों को ज्यादा सीट्स मिले काउंसिल्स में। दे बोथ वांटेड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और ये लोग चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी मिले और राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज भी मिले। तो 4 मार्क्स के लिए हमने एक छोटा सा पैराग्राफ बना दिया, यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ये पिक्चर देखें, इसमें पिक्चर में आपको जवानी के मोहम्मद अली जिन्ना भी नजर आ रहे हैं और उस जमाने में उनके अटायर के ऊपर भी गौर करें, दैट वाज डिफरेंट टू व्हाट वी सी ड्यूरिंग द 1940s। 1940s में आपको एक डिफरेंट अटायर इनका नजर आएगा। इट वाज द एफर्ट्स ऑफ जिन्ना जिसकी वजह से ये लखनऊ पैक्ट को साइन किया गया था। अब जो सवाल मैं शुरू कर रहा हूँ इसका जवाब मैंने लिखा हुआ नहीं है, तो अभी लिखना पड़ेगा जल्दी जल्दी। खैर, explain how the Hindu community opposed the partition of Bengal between 1905 and 1911। 1905 और 1911 के बीच में हिंदू कम्युनिटी ने किस तरीके से पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज किया था। आंसर लिखने का इतना टाइम नहीं होगा, एक काम ये करते हैं कि मैं आपको इसके आंसर के कंटेंट को दिखाई देता हूं। चलिए, सो द रिएक्शंस ऑफ हिंदूज टुवर्ड्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल, के पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर हिंदूज ने कैसे रिएक्ट किया था, जरा उसे देख लेते हैं। पैराग्राफ 1 2 3 आपको दिखा देता हूं कि दिस इज आवर पैराग्राफ 1, देन दिस वुड बी आवर
paragraph 2, and this would be our paragraph 3. तीनों में जरा हम देखते हैं कि किस तरीके से हिंदूज ने प्रेशर अप्लाई किया ऑन द ब्रिटिश. Paragraph 1. When the partition of Bengal, when the decision of partition of Bengal was made by Lord Curzon, the Hindus were disappointed and they declared the day of partition as the Black Day to show their grief. जिस दिन पार्टीशन अनाउंस हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुआ, उस दिन हिंदूज बहुत ज्यादा उदास थे और अपना ग्रीफ दिखाने के लिए, अपना गम दिखाने के लिए उन्होंने इस दिन को ब्लैक डे कह दिया. द हिंदूज प्रोटेस्टेड बाय टेकिंग अ होली बाथ इन रिवर गैंगेस. हिंदूज ने प्रोटेस्ट किया पीसफुल तरीके से, नहाने चले गए दरियाए गंगा में. दे टाइड ब्लैक रिस्टबैंड्स, उन्होंने काले पट्टे बांध लिए. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैम्फलेट्स टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द पार्टीशन डिसीजन. और उन्होंने काले पट्टे भी बांध लिए अपने गम दिखाने के लिए. पैम्फलेट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया दिखाने के लिए कि हमें ये फैसला बहुत बुरा लगा है. तो ये तो था 1905 था, जिसमें इस तरीके से हिंदूज ने रिएक्ट किया था टुवर्ड्स पार्टीशन. आगे बढ़ेंगे कि उसके बाद हिंदूज ने किस तरीके से रिएक्ट किया. व्हेन द हिंदूज अंडरस्टूड, जब उन्हें समझ में आ गया कि ब्रिटिश को पीसफुल टैक्टिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देन दे लॉन्च द स्वदेशी मूवमेंट. हिंदूज ने स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च कर दिया. स्वदेश was a nationalistic movement, a nationalistic ideology, that is our own country first. हमारा मुल्क सबसे पहले, nationalistic idea. It encouraged the boycott of British goods, especially the British made cloths. अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़ों का boycott किया जाएगा. It also increased its influence by the social boycott, और social boycott करके भी इस मूवमेंट का इन्फ्लुएंस बढ़ाया जा रहा था. There were ceremonies held in which the British cloths and products were put on bonfire. ऐसी ceremonies होती थी जिसके अंदर अंग्रेजों के बनाए हुए गुड्स को और कपड़ों को आग पे जला दिया जाता था. Also, the Indian press was also writing against the British. जो Indian media था, जो Hindu media था, that was continuously writing against the British to hurt their image. The cartoonists, writers, and poets were continuously publishing against the British to hurt their image. Also, there were continuous protests and strikes which disturbed the law and order. तो इस तरीके से हिंदूज प्रोटेस्ट कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर को भी डिस्टर्ब कर रहे थे. आखिरी पैराग्राफ. Lastly, the Hindus also started terrorist activities. For example, there were assassination attempts on the British officials, like the future Viceroy Lord Minto, a British judge, and a British governor of Bengal. These people were attacked by the Hindus because the Hindus wanted the reversal of partition of Bengal. Hindus चाहते थे reversal of partition of Bengal हो. इस वजह से यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऊपर भी कातिलाना हमले किए थे. अब अगर मैं तुम्हें मार्क्स स्कीम में दिखाऊं तो मार्क्स स्कीम से ज्यादा मैंने तुम्हें बता दिया. कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है assassination attempt on the Viceroy Lord Minto. Hindu community boycotted the British goods. Hindu community started the Swadeshi movement. Indian workers, especially in Calcutta, began a series of strikes. तो हमने आपको इससे ज्यादा कंटेंट बता दिया कि इनिशियली पैराग्राफ 1 में इनिशियली the Hindus started with the peaceful protests. Then Hindus started Swadeshi movement to apply more pressure on the British government. Paragraph 3. Then they started the terrorist activities in which there were some assassination attempts on the British officials. तो ये इस तरीके से आपको अपने 3 पैराग्राफ्स में आंसर को लिखना होगा. Those schools where I've been teaching, जिन स्कूल्स में कोचिंग्स में मैं पढ़ा रहा हूँ, वहां पे ऑलरेडी मैंने इसका आंसर लिखवाया हुआ है. तो आप लोगों की कॉपी में ऑलरेडी इसका आंसर होगा.
जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर मुझे कोई अल्लाह का बंदा शेयर कर देगा तो मैं उसे ग्रुप पे भी पोस्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी इनफैक्ट मुझसे किसी स्टूडेंट ने अभी 1-2 दिन पहले ही पूछा था कि सर इसका आंसर कैसे बनेगा, समझ में ही नहीं आ रहा इसका आंसर कैसे बनाएंगे। तो मैं जरा आपको सिखाता हूँ कि इसका आंसर कैसे बनेगा। पढ़ लेते हैं इसे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इट्स आफ्टर मैथ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक की टाइमलाइन की बात हो रही है। देन इट्स आफ्टर मैथ का मतलब है 1945 से 1947 तक की बात हो रही है। meant the British had little interest in agreeing the future of subcontinent before 1947। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों का इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के फ्यूचर में से खत्म होता जा रहा था 1947 तक। हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, किस हद तक आप एग्री करते हैं स्टेटमेंट से। एक्सप्लेन योर आंसर, आपको यहाँ पे अपना आंसर एक्सप्लेन करना होगा। आपको आंसर दिखा देता हूँ ताकि आपको टेंशन खत्म हो जाए। या लेट्स सी एवरीवन। When the World War II started in 1939, the British started to lose interest in agreeing about the future of subcontinent because they were more focused on the war effort against Germany as compared to the Indian problems। मैंने अपने पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है? मैंने अपने पहले पैराग्राफ में ये लिखा है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई तो उस टाइम में आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश का जो अटेंशन थी, ब्रिटिश का जो फोकस था, वो इंडिया वालों पे से खत्म होता जा रहा था। ब्रिटिश वांटेड टू गिव देयर अनडिवाइडेड अटेंशन टू द वॉर एफर्ट। अंग्रेज चाहते थे कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हो रहा है उसी के ऊपर फोकस्ड रहें। वहां पे जर्मनी बहुत बड़ा थ्रेट था, जर्मनी को वहां पे काउंटर करना था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था एज कम्पेयर टू व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इंडिया। इंडिया में जो हो रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्रायोरिटी नहीं है। जो प्रायोरिटी है वो पहले जर्मनी के ऊपर फोकस करना है, उसके बाद फिर इंडियन प्रॉब्लम्स को देखेंगे। सेकेंडली, the British were losing interest due to their weak bargaining position as the Congress ministers had resigned in 1939 and boycotted the war effort. Instead, Congress was demanding independence। अंग्रेजों का इंटरेस्ट हिंदुस्तान में से इस वजह से भी खत्म होता जा रहा था क्योंकि वॉर स्टार्ट होते ही कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। और जब उन्होंने रिजाइन कर दिया तो ब्रिटिश को सपोर्ट कौन करेगा वर्ल्ड वॉर में? कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को। इसकी वजह से ब्रिटिश अब क्या करें, बेचारे थिन आइस पे खड़े हुए हैं कि वो इस वक्त जाके जर्मनी को देखें या हिंदुस्तान में अगर रेबेलियन हो सकती है तो उसे कंट्रोल करें। तो द ब्रिटिश वर स्टार्टिंग टू लूज इंटरेस्ट इन इंडिया। इंस्टेड कांग्रेस वाज डिमांडिंग इंडिपेंडेंस। कांग्रेस तो आजादी मांग रही थी, विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर द ब्रिटिश टू नेगोशिएट। इसकी वजह से ब्रिटिश के लिए नेगोशिएट करना मुश्किल होता जा रहा था। इन एडिशन टू दिस, द मुस्लिम लीग ऑल्सो एक्सटेंडेड लिमिटेड सपोर्ट टू द वॉर एफर्ट। और साथ ही साथ में अंग्रेजों को लगता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कि कोई बात नहीं, एक कम्युनिटी सपोर्ट नहीं कर रही दूसरी कम्युनिटी सपोर्ट करेगी, कोई बात नहीं हिंदू सपोर्ट नहीं कर रहे तो मसला नहीं है, मुसलमान तो सपोर्ट करेंगे ही। लेकिन मुस्लिम लीग ने भी सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सपोर्ट ही दी थी, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। एंड इन 1940 दे पास द लाहौर रेजोल्यूशन टू डिमांड फॉर अ सेपरेट होमलैंड। अंग्रेज बेचारे जाएं तो कहाँ जाएं, मासूम लोग हैं। एक तरफ कांग्रेस वाले आजादी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ अब मुस्लिम लीग वालों ने भी कह दिया कि हमें भी पाकिस्तान चाहिए। तो अंग्रेजों को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, अंग्रेज किस तरीके से नेगोशिएट करेंगे कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एट दिस पॉइंट बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर रिजेक्टिंग द ब्रिटिश ऑफर्स। इस पॉइंट पर हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों की ऑफर्स को रिजेक्ट कर रहे थे, विच मेड द ब्रिटिश होपलेस रिगार्डिंग द इंडियन सिचुएशन। और इसकी वजह से अंग्रेज होपलेस होते जा रहे थे कि इंडिया में कोई भी एग्रीमेंट रीच नहीं हो पा रहा, एज नो एग्रीमेंट कुड बी रीच्ड इन इंडिया। अब ये जो 3 पैराग्राफ्स मैंने तुम्हें दिखाए हैं, ये एक साइड ऑफ इशू दिखाया है मैंने तुम्हें, एक साइड ऑफ द इशू दिखाया है कि ब्रिटिश वर लूजिंग इंटरेस्ट, कि अंग्रेज तो सॉल्व करना ही नहीं चाह रहे, वो तो लूज कर रहे हैं इंटरेस्ट, वो तो जाने दे रहे हैं इसे। अब मैं हाउएवर के बाद जो दिखाऊंगा बाकी 3 पैराग्राफ, वो बताऊंगा कि नहीं ब्रिटिश एफर्ट कर रहे थे लेकिन बेचारे फेल हो रहे थे। किस तरह से लिखेंगे पॉइंट्स देखना। हाउएवर, टू सम एक्सटेंट द ब्रिटिश आल्सो ट्राइड टू नेगोशिएट विद द इंडियंस रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ हद तक अंग्रेजों ने कोशिश की नेगोशिएट करने की इंडिया वालों से कि फ्यूचर ऑफ इंडिया क्या बनेगा।
For example, the August offer of 1940 promised to increase the Indian members in the Executive Council. 1940 में जो अगस्त ऑफर आई थी, उस अगस्त ऑफर में कहा यह गया था, वादा यह किया गया था कि वॉर खत्म होने के बाद एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी, एक टीम ऑफ मिनिस्टर्स बनाई जाएगी, जिसके अंदर इंडियंस को शामिल किया जाएगा, ज्यादा इंडियंस को शामिल किया जाएगा. In 1942, the Cripps mission was introduced, according to which it was promised dominion status for India after the war. और यहां तक के 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया तो उसने वादा ये किया कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा आफ्टर द वॉर, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट दे दी जाएगी इंडिया वालों को. अंग्रेज मुल्क से चले जाएंगे बट स्टिल द हेड ऑफ स्टेट वुड बी द ब्रिटिश किंग एंड क्वीन वुड स्टिल बी द हेड ऑफ स्टेट, while every government, the central and the provincial government would be handed over to the Indians. The British also encouraged the negotiations aimed at independence. अंग्रेज चाहते थे कि इंडिपेंडेंस के ऊपर चलो डिस्कशन कर लो. फॉर एग्जाम्पल, द गांधी जिना टॉक्स को इनकरेज किया गया कि सही है, गांधी और जिना मिलकर बातें कर लेंगे, फ्यूचर ऑफ इंडिया क्या निकलेगा. इवन सिमला कॉन्फ्रेंस जब हुई 1945 में, तो लॉर्ड वेवल ने अपना एक प्लान शेयर किया फॉर इंटरिम गवर्नमेंट. इंटरिम गवर्नमेंट को उन्होंने प्लान बनाया कि काउंसिल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ हिंदूज होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मुस्लिम्स होंगे, और इस तरीके से एक इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी. दिस वाज हिज प्लान, बट दैट वाज आल्सो रिजेक्टेड. वो भी रिजेक्ट कर दिया इंडिया वालों ने. अंग्रेजों ने नए इलेक्शंस करवाए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने की कोशिश भी की, तो अंग्रेज अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट्स कर रहे थे. In the Simla Conference of 1945, Lord Wavell shared his plan for interim government. The British also organized elections in 1945-46 so that an executive council comprising Indian leaders could be formed. The Cabinet Mission Plan of 1946 promised an Indian Union where the groups of provinces would be autonomous. Cabinet Mission Plan आया 1946 में, और उसने कहा कि इंडिया को एक इंडियन यूनियन बना दिया जाएगा जहां पे ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाएगी और इंडिया में एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी. हाउएवर, द ग्रेट कैलकाटा किलिंग ऑन डायरेक्ट एक्शन डे, लेकिन जब 4000 करीब लोग मारे गए कैलकाटा किलिंग में डायरेक्ट एक्शन डे पे, इट मेड द ब्रिटिश रियलाइज दैट फर्दर कोऑपरेशन वाज नॉट पॉसिबल. इसकी वजह से ब्रिटिश ने रियलाइज कर लिया कि अब पॉसिबल नहीं है मजीद किसी के साथ कोऑपरेट करना. सो इन 1947 3rd जून प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड. 1947 में 3rd जून प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द ब्रिटिश डिपार्चर फ्रॉम इंडिया बाय 1948, और ये इस बात को बताया गया कि 1948 में अंग्रेज मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे. बट लॉर्ड माउंटबेटन डिसाइडेड टू अनाउंस इंडिपेंडेंस इन 1947, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया 1947 में. अब इवैल्यूएशन लिखेंगे. आई बिलीव द ब्रिटिश ट्राइड देयर बेस्ट टू मेंटेन देयर होल्ड ओवर इंडिया. मेरी नजर में अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि हिंदुस्तान पे अपनी ग्रिप को कायम रखें, बट इवेंचुअली हैड टू गिव अप. लेकिन बेचारों को छोड़ना ही पड़ा, बिकॉज द कॉपरेशन बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स कुड नॉट बी अचीव्ड, क्योंकि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में कॉपरेशन नहीं हो पा रहा था. एंड द ब्रिटिश ऑल्सो लॉस्ट इंटरेस्ट ग्रेजुअली एज द पोस्ट वॉर रिकवरी एंड इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ ब्रिटेन बिकेम देयर प्रायोरिटी. और अंग्रेजों का इंटरेस्ट इस वजह से भी हिंदुस्तान में से खत्म हो गया क्योंकि उनके लिए वर्ल्ड वॉर के बाद रीबिल्ड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अपने मुल्क को रिकवर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था. उनके लिए अपने मुल्क की इंटरनल स्टेबिलिटी उनकी प्रायोरिटी थी. इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दे डिसाइडेड टू लेट गो. उन्होंने कहा कि बस छोड़ो इसे, जान छोड़ के चलते हैं भाई, यहाँ से अपने मुल्क पे फोकस करेंगे. सो दैट्स हाउ यू राइट अ 14 मार्कर एवरीवन. ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया. चैप्टर नंबर 9 हिस्ट्री के अंदर 1940 से लेकर 47 तक की जो टाइमलाइन है वो यहाँ पर डिस्कस की गई है, और वो मैंने आपको दिखा दी कि किस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे. एंड दैट वुड बी इट फॉर टुडेज क्लास एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन. द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक वुड बी ऑफ ज्योग्राफी. अगले हफ्ते हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट व्हाट्सएप मी.